नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारे साथ विशेष अतिथि, और अगर मैं कहूं कि इस चैनल पे अभी तक का रिकॉर्ड है जिनका सबसे ज्यादा व्यूज का, तकरीबन 9 लाख व्यूज का, तो वो हैं हमारे प्रिय माननीय अशोक श्रीवास्तव जी। इनको मैं क्या उपाधि दूं भाई? एक ये कह देना कि जर्नलिस्ट है, ये तो बहुत छोटी बात हो जाती है जब मैं इनका पूरा, अगर मैं इनकी वो बताऊं। पर जो सबसे कॉमन है और जो हमारे आम बोलचाल में आता है, वो ये आता है कि भाई लिबरल जमात का और जो दिमागी नक्सल, जो प्रधानमंत्री ने वर्ड यूज किया, उनका सबसे बुरा स्वप्न और काल है माननीय अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, बीता महीना मतलब इतना रोमांचकारी रहा है ना राजनीति में, तो आपका अनुभव बड़ा अनिवार्य हो जाता है। एक ये पूरा जो तिलचट्टो वाला मूवमेंट चला, फिर जो ये राहुल गांधी और हमने संदीप दीक्षित की जो अभद्रता देखी, और उसके बाद भाई आपको भी एक लव लेटर आया है उनकी तरफ से, मुझे सुनने में जी। आया है। हाँ, उसकी तो आपको आदत हो गई है। आदत तो हो गई है। ये पूरी चीज, फिर दिमागी नक्सल शब्द, आप कैसे जरा इसको सम अप करते हैं? राजनीति को किस ओर देखते हैं? आपका इतना बड़ा अनुभव है। ओवर टू यू सर। देखिए करण जी, बेसिकली बात यह है कि इस देश में राजनीति या इस देश में समाज को अगर लें तो इस देश का समाज जो है दो भागों में बंट चुका है, पूरी तरह से दो भागों में बंट चुका है। सिर्फ राजनीति में समाज की बात कर रहा हूं। एक जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, एक जो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हैं। अब है क्या, देखिए मैं कह रहा हूं, इसमें नरेंद्र मोदी तो नाम है सिर्फ। नरेंद्र मोदी, मैंने पहले भी कल भी अपने शो में यही कहा कि इस देश की स्थिति ये हो गई है कि इस देश में अगर नरेंद्र मोदी किसी दिन कह दें कि भाई अपने घर के अंदर कूड़ा मत रखिए, अपने घर का कूड़ा साफ करके फेंक दीजिए, तो इस देश की जो वो आबादी जो जो मोदी के विरोध में खड़ी है, वो सड़क पर झाड़ू लगाएगी, जितना कूड़ा मिलेगा उठा के अपने घर ले आएगी। ये सिचुएशन हो गई है इस देश में, राजनीति नहीं, हर जगह पर। तो आप देखिए, तिलचट्टों की बात कर लीजिए या संदीप दीक्षित के मंच पर जो हुआ वो बात कर लीजिए, और पूरा राजनीति संसद में जो हुआ उसकी बात कर लीजिए, सारा उसी पैटर्न पर चल रहा है। और दुख की बात यह है कि जब, मतलब है क्या, प्रॉब्लम यह है, मोदी के विरोध में कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सब उनका विरोध कीजिए, कोई समस्या नहीं। नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए जिस तरह से आप वो रेखा लांघ जाते हैं कि हमें देश का विरोध करना है। अब देखिए वंदे मातरम पर क्या हो रहा है, या ये जो दिमागी नक्सल पर क्या हो रहा है। भाई नक्सलवाद खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था जब वो यूपीए के प्रधानमंत्री थे। उनका 2013 का स्टेटमेंट है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं। तो आप बताइए कि कांग्रेस के नेता आज खुद को दिमागी नक्सल कहने में गर्व महसूस कर रहे हो? क्यों भाई, क्यों महसूस कर रहे हो? नक्सलवाद अगर खतरनाक है इस देश के लिए, तो दिमागी नक्सल भी खतरनाक है। और दिमागी नक्सल का कोई फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है, जो बंदूक उठा करके जंगल में जो है सुरक्षा बलों को मारते हैं, जो वहां स्कूल नहीं बनने देते, जो वहां पर जो है मोबाइल टावर नहीं लगने देते, सड़क नहीं बनने देते, बच्चों के हाथ में बंदूकें थमा देते हैं, वो नक्सली है। और दिमागी नक्सली वो हैं जो चाहते हैं कि भारत विकसित ना हो, जो चाहते हैं कि भारत के बच्चे जो हैं वो बढ़कर आगे ना बढ़े, जो उन नक्सलियों का सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो इसमें कोई बहुत बहुत तलाशने वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता आकर कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं। तो ये देश की राजनीति बहुत विचित्र तरह से खांचों में बट गई है। लेकिन अब इसमें तिलचट्टों की आपने बात की, मैं ये कहता हूं इस देश के जेनजी को या इस देश के युवाओं को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, या उनको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, उसमें अगर 80% खराब हुआ तो 20% ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं, सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। या मान लीजिए कि आज भी, चाहे तिलचट्टा पार्टी हो या कोई भी हो, अगर आज भी वो कह रहा है कि भारत के स्कूल बेहतर बने, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत के स्कूल क्या बेहतर वहीं बनने हैं जहां बीजेपी की सरकार है? क्या भारत में परीक्षा की जो नकल हुई है उसको लेकर आप तभी बोलेंगे जब बीजेपी की सरकार है?
तो इसीलिए मैंने कहा खांचों में बढ़ गए हैं। क्या अगर ये जंतर मंतर से उठ करके ये जो पूरे का पूरा जो गैंग है जो बैठा था, अगर जंतर मंतर से उठ के झारखंड को चला जाता, मैं इनको सैल्यूट करता कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप देश के मुद्दे उठा रहे, देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कोई इतनी जल्दी कैसे एक्सपोज होता है, मुझे तो ये हैरानी होती है। कई बार मुझे हैरानी होती है कि इन लोगों को, जो अमेरिका में बैठे लोग, जो बाकी हिंदुस्तान में बैठे लोग, जो इनको ब्रीफ कर रहे हैं, जो इनको पंप कर रहे हैं, जो इनको पैसा दे रहे हैं, वो कैसे बेवकूफ लोग हैं। अगर आपको एक 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 क्रेडिबल मोदी का विकल्प आपको देना है, या आप दिखा रहे हैं कि आप बड़े युवाओं के साथ हैं, तो भाई चले जाते यार झारखंड, एक दिन तो चले जाते, 2 दिन तो चले जाते। लेकिन कितनी बेशर्मी से इन्होंने कह दिया कि नहीं जी, मुझे तो जो है वो हो गया, मुझे तो टाइफाइड हो गया। और एक आदमी को टाइफाइड होगा ना, पूरी टीम को टाइफाइड हो गया। और अगले दिन वही पूरी टीम जो है जो है महाराष्ट्र में जो है उनके घर के बाहर जो अमृत चख रही थी। तो मतलब ये कैसा, किस तरह के विचित्र लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी इनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन ये इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना है। फिर से मैं कहूंगा, मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बना लीजिए। वंदे मातरम का विरोध, देश का विरोध, सेना का विरोध। मोदी के राज में सेना कह दे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप कहेंगे सेना झूठ बोल रही है, आप सेना को गली का गुंडा। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है, बहुत दुर्भाग्य है। मतलब ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अशोक जी, पर आपको लगता क्या है, मैं चाहूंगा थोड़ा आप ना मैग्नीफाइंग ग्लास से जरा इसको अब जरा हम लोग जूम इन करें। कोई तो डिजाइन होगा इनका, क्या देखते हैं ये, मतलब अब क्योंकि कुछ समय बीत गया है, कई चीजें हैं जो सामने आई। एक तरफ मेटा का बदमाशी भी सामने आ गई, जिसके लिए इन्होंने सॉरी बोल दिया, पर एक तरह के अकाउंट्स को इन्होंने प्रमोट किया था। आज हमारे को ये भी पता है कि पंजाब में एक मॉड्यूल बस्ट हुआ, जिसमें कि आ रहा था कि आतंकी हमला करने की बात चल रही थी जंतर मंतर पे, उस कमिश्नर को हटा दिया। आपकी सरकार है वहां। अच्छा, आपका लिंक इन तिलचट्टों से ये भी स्टैब्लिश हो गया, तो केजरीवाल ने भी सामने कह दिया कि हम तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है भाई इनकी, और ये एक सब थे भी यहाँ पर। इनकी जो पूरी डिटेल्स हैं बैकग्राउंड की, वो भी संदिग्ध मानी जा रही हैं। कहां से आया दिपके, कहां से पढ़ा, डिग्री थी, ये हुआ क्या पूरा? आप मतलब थोड़ा बिहाइंड द सीन जाके हमें डॉट्स जरा कनेक्ट करके बताइए। वाज इट एन अटैक ऑन द इंडियन स्टेट, जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं, ये क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली? देखिए, इसको आप सीधा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूं। ये कुंठित लोगों का भारत की सत्ता को पलटने का एक षड्यंत्र है। कुंठित लोगों का, मैं क्यों कह रहा हूं कुंठित लोग, क्योंकि इन लोगों को चाहिए अल्टीमेटली, देखिए एम क्या अल्टीमेटली है कि हमको सत्ता चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी सत्ता चाहिए, राहुल गांधी को भी चाहिए, अखिलेश यादव को भी चाहिए। एम सबका सत्ता है। किसी को दिल्ली में की सत्ता चाहिए, किसी को देश की सत्ता चाहिए, किसी को यूपी की सत्ता चाहिए। इनका एम जो है सत्ता है। अब क्या हो रहा है कि सत्ता में ये लोग इतने समय तक कभी विपक्ष में बैठे ही नहीं, 12 साल हो गए, ठीक है। तो ये लोग इतने समय तक कभी विपक्ष में बैठे ही नहीं, तो ये जो है कुंठा बढ़ रही है। और अगर इनका डिजाइन अगर समझना हो, तो मैं ये कहूंगा कि एक आदमी को फॉलो करते रहिए और एक आदमी के बयान सुनते रहिए, उससे आपको इनका डिजाइन जो है समझ में आ जाएगा। और वो आदमी है श्रीमान सलीम उर्फ जो है योगेंद्र यादव, ठीक है। आप उनको फॉलो करते रहिए, उनका आपको देखिए, किसान आंदोलन के बाद उस आदमी ने क्या बोला था, उसने कहा था हमारा काम था पिच बनाना, हमने यूपी चुनाव के लिए पिच बना दी, अब बैट्समैन अगर नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। अब ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद, इस आंदोलन के दौरान क्या कहा योगेंद्र यादव ने? योगेंद्र यादव ने कहा कि अब देश जो है संसद से या चुनाव से नहीं चलेगा, देश सड़क से और आंदोलन से चलेगा। तो इस पूरे, अगर योगेंद्र यादव के बयान को आप डिकोड कर लें, तो आपको इन फ्रस्ट्रेटेड नेताओं और फ्रस्ट्रेटेड ये जो सो कॉल्ड समाजशास्त्री बुद्धिजीवी हैं, उनका पूरा डिजाइन समझ में आ जाएगा। इनको मालूम है कि मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे। 2024 में इनको एक उम्मीद बंधी थी, 2024 ने इनको बहुत एक उम्मीद दी थी कि अब जो है हम मोदी को हरा लेंगे। पहले तो आपको याद होगा 24 के चुनाव आने के बाद जो है खड़गे जी और बाकी लोग कह रहे थे अरे हमारी सरकार बनने जा रही है, हमें पता है कि जो है नीतीश भी हमारे साथ आ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो एकदम से इनकी उम्मीद बंधी कि अब तो सत्ता हमारे हाथ में आ गई, मोदी का खत्म, खेल खत्म। मोदी ने सरकार बना ली, फिर इनको लगा कि शायद वो सरकार गिर जाएगी थोड़े दिन में चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे, थोड़े दिन में ये भाग जाएंगे, वो ये लोग इस उम्मीद में बैठे हैं।
लेकिन वो भी इनकी उम्मीद टूट गई। फिर इनको लगा कि मोदी की लोकप्रियता तो कम हो चुकी है, अब जहां जहां चुनाव होंगे हम जो हैं वहां पर आएंगे और मोदी का जलवा खत्म है। जैसे ही और एक दो चुनाव, बिहार का चुनाव नतीजा जो है जेडीयू के खिलाफ जाएगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा, महाराष्ट्र का नतीजा जाएगा, इसका नतीजा जाएगा, बंगाल का, तो जो है ये जो एनडीए जो बना है मोदी के साथ जो खड़े हैं वो धड़धड़ा के गिर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, महाराष्ट्र में बीजेपी इतने शानदार तरीके से जीत गई, बंगाल में शानदार तरीके से जीत गई, बिहार में शानदार तरीके से जीत गई। तो ये सारी जीत ने कुंठा भर दी है, और वो कुंठा आपको जो देखनी हो तो वही कुंठा आपको दिखाई देगी जो है मंच पर, जो संदीप दीक्षित के मंच पर हुआ, जो रचनात्मक कांग्रेस। आप नाम सोचिए, रचनात्मक कांग्रेस और फुहड़ता, अश्लीलता। भारत के भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री, और आप अपने कम से कम अपनी नानी के देश का तो मजाक मत उड़ाइए। अपनी नानी के देश की जो चुनी हुई नेता, उसका मजाक तो मत उड़ाइए। मुझे याद आता है, मैंने करण जी ये पहले भी कहा था, 2013 या 12 या 13 की बात है, जब जब ये नवाज शरीफ ने, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ ने कहा, मनमोहन सिंह के लिए कहा कि देहाती औरत की तरह ये रोते रहते हैं हमेशा भारत के प्रधानमंत्री पर। नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी जो मनमोहन सिंह से, हमारी सरकार से जो भी विरोध है हम लड़ लेंगे, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है नवाज शरीफ कि तुम 140 करोड़ भारतीयों के, उस समय 125 से शायद 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री को इस तरह की बेहुदा शब्द। वो होता था जो है संसद को देखिए, संसद में ये आपको रिकॉर्ड मिलेगा हमेशा। संसद में जब आपको फुहड़ता करनी हो, संसद में जब नाटक करनी हो, तब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई जो है अटल जी, इन्होंने सुषमा स्वराज ने भी कहा था कि संसद में विरोध करना हमारी वो है, अरुण जेटली ने भी कहा था। लेकिन आप भूल गए कि अटल जी ने क्या कहा था, आप भूल गए नरसिम्हा राव ने क्या कहा था, आप भूल गए खुद नरसिम्हा राव ने कहा था कि विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है संसद चलाने के लिए हमेशा जो है सहयोग करते हैं। और इस तरह के बयान जो है और नेताओं के भी हैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो संसद चले उसके लिए वो सहयोग करते थे। आज आप संसद को आपने नौटंकी बना दिया, शर्म आती है मतलब संसद को देख करके। वो सफेद बालों वाला एक आया था, और मेरे शब्द नहीं है सफेद बालों वाला, ये सोनिया जी के शब्द हैं। तो एक सफेद बालों वाला आया, एक वहां पर जो है बंदर नचाने का मदारी बन गए आप वहां पर मदारी बन गए। एक मदारी आया था वो साधु का वेश भरकर। मतलब मुझे लगता है ऐसे सांसदों को मतलब संसद के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। और मैंने पहले भी ये कहा था, मैं आज फिर आपके शो पे भी कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने कहा कि जंतर मंतर को बंद कर देना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने कहा ना जंतर मंतर बंद कर दो क्योंकि बहुत तमाशा हो रहा है। मैं कहता हूं जंतर मंतर को बंद मत कीजिए, मैं कहता हूं संसद को बंद कर दीजिए और जंतर मंतर अलॉट कर दीजिए सांसदों को, क्योंकि सांसदों को संसद से कोई मतलब नहीं है, उनको नौटंकी करनी है। उनको रोज जो है भेष बदल बदल के आना है, कभी पट्टी बांध करके आना है, कभी साधु बन करके आना है, कभी जो है बंदर लेकर के मदारी बनकर आना है। तो आप जंतर मंतर अलॉट कर दो, जंतर मंतर पर सांसद आए सुबह और अपनी नौटंकी जितनी करनी है करे, लेकिन संसद को बंद कर दो। ये देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इतना पैसा हम संसद पर खर्च करें लेकिन संसद की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। तो ये इस देश में बहुत बहुत शर्मनाक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, शर्म आती है कई बार जी। एक चीज लगी अशोक जी, मतलब एक राष्ट्रवादी इकोसिस्टम में कहूं मैं, बीजेपी समर्थक इकोसिस्टम में भी कहूं, एक थोड़ी निराशा आई इधर पिछले एक महीने में। उनको लगा भाई इन तिलचट्टों ने ये नौटंकी करी और इनके मंच से भी भाई देश विरोधी नारे तो लगे ही, और इन सबके हीरो तो उमर खालिद और शर्जील इमामी थे। और बाद में नड्डा जी ने इनसे बात करी, इनके साथ भाई नेगोशिएट किया, तो बड़ा कई लोगों का, और मैं उसमें इंक्लूडेड हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी ये देख करके। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, वो तो चलिए हम पहले ही मांग रहे थे कि चल इस्तीफा हो जाए तो अच्छी बात है, बट इनके कहने पे हुआ ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मैं साफ बोलूं अगर। उसके बाद ये सेशन नहीं चलने दिया इन लोगों ने। तो पहले भी इन्होंने काफी नौटंकी करी थी पर बिल पास होते थे कम से कम। इस बार एफसीआरए का चलिए जेपीसी को दे दिया, डीलिमिटेशन की उम्मीद थी वो भी चला गया। क्या सरकार थोड़ा बैकफुट पे गई है, थोड़ा कमजोर पड़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सरकार थोड़ा बैकफुट पर तो नजर आई, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि
सरकार ने कुछ गलतियां, कुछ चूक करी, इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो ये तो है, मैं मानता हूँ, ये चीज तो है। और क्योंकि कांग्रेस को और विपक्ष को लगा जंतर मंतर के बाद कि उनको लगा कि अब हम एग्रेसिव हैं, उन्होंने वही एग्रेसिवपन दिखाया और उसी एग्रेसिवपन को दिखाते हुए उन्होंने संसद में वो सारे ड्रामे करे। लेकिन मैं एक बात और मानता हूं, जहां मैं ये मानता हूं सरकार बैकफुट पर आई, वहां मैं एक बात और मानता हूं। देखिए, सरकार और विपक्ष में, या मैं कहूं कि मोदी और राहुल गांधी में एक बेसिक अंतर है। मोदी क्या करते हैं, जब मोदी या उनकी सरकार जब बैकफुट पर जाती है ना, वो कोर्स करेक्शन करते हैं, वो बहुत जल्दी अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और वो निकल कर आते हैं। और राहुल गांधी और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो क्या करते हैं, वो एक के बाद एक दूसरी गलती करते हैं। ठीक है ना? उनको जो बढ़त मिली होती है वो अपनी बेवकूफियों से उन बढ़त को गवा देते हैं। अब आप सोचिए, वंदे मातरम का विरोध करने का क्या कारण था? क्या हो सकता है वंदे मातरम के विरोध करने का? मैं और फिर बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ भाई। हाँ, मुस्लिम वोट को भी तो संगठित करना है। तो बड़ा मुझे तो सोचा समझा लगा ये। आपको नहीं वो प्लान्ड लग रहा था पूरी चीज, जो नहीं, सोनिया गांधी का रोकना? दिस वाज अ सिग्नल टू द मुस्लिम वोट बैंक कि हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे तो यही लगा इसमें। मैं आपकी बात से सहमत हूं करण जी। मामला सारा मुस्लिम वोट का ही है, क्योंकि मुस्लिम लीगी मानसिकता जो है आज भी है, तो वो मामला। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये देखिए, आपको ये क्यों लग रहा है कि इस देश में अब सिर्फ मुस्लिम वोट से आप सरकार बना सकते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्या लोगों को समझ नहीं आएगा क्या? देखिए, वो दौर चला गया। वो जो है ना, पिछला एक दशक था भारत में, 2014 से पहले की राजनीति में चले जाइए तो हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं होता था। अब बंगाल में हिंदू वोट किस तरह से कंसोलिडेट हुआ है, हिंदू हिंदू इलाकों में 90% वोट पड़े। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू अब इतना बेवकूफ नहीं है। आप मुस्लिम वोट के लिए अगर 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 आप राष्ट्रीय प्रतीकों पर प्रहार करेंगे, या मैं कहता हूं संदीप दीक्षित के मंच पर जो कुछ राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने किया, उसका क्या अच्छा मैसेज गया होगा? देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। उनको लगा होगा यार ये क्या बेवकूफी है, किस तरह की और ये हुआ। मुझे एक मेरे मित्र हैं, वो बिहार के हैं, और वो पिछले 2-4 साल से मैं उनको देख रहा था, उनका थोड़ा सा जो है इस सरकार से मोहभंग हुआ है। वो कई बार मेरे से बात करते थे कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, 2-4। इस बार वो अपने गांव गए, वहां से उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि अशोक जी, ये जो कुछ मंच पर हुआ ना, हमारे गांव में लोग थू थू कर रहे हैं। आप सोचिए, गांव के लोगों को भी इतनी समझ है कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर जो है, मैं कहूंगा कि देखिए, मोदी सरकार का एक और अच्छी चीज है कि देखिए, सरकार के लिए क्या हुआ कि झारखंड में जो कुछ हुआ, झारखंड के स्टूडेंट्स ने जो किया, उसने जो है आप देश की आंखें खोल दी। अगर जंतर मंतर के बाद झारखंड ना होता तो शायद देश इस मुगालते में रहता कि भारत की जेनजी ऐसी ही है, ये गाली गलौज करती है, माँ बहन की गालियां देती हैं, रील बनाती है। भारत की जेनजी जो उमर खालिद और इनके सपोर्ट में खड़ी है, अगर झारखंड का आंदोलन नहीं होता। लेकिन देखिए, ईश्वर जो है इस देश के साथ है, मैं मानता हूं ईश्वर की कृपा है बड़ी। झारखंड जंतर मंतर को एक्सपोज करने के लिए झारखंड हो गया, और झारखंड के स्टूडेंट्स ने कितनी मैच्योरिटी से काम लिया। हैट्स ऑफ। मतलब आप देखिए, वो गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे, वो गरीब परिवारों के जेंजी जो अपने जमीन बेच करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी करके पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अपने मंच पर किसी नेता को आने नहीं दिया। उन्होंने अपने मंच पर भारत विरोधी नारे नहीं लगने दिए। उन्होंने अपने मंच पर कोई गाली गलौज नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए। वो तो लास्ट समय तक उन्होंने जो है, मतलब 17-18 दिन तक उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं मांगा। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि सिर्फ सुधार हो। वो तो जब उनका सब्र टूट गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो है, तब जाकर उनका जब सब्र टूटा तो उन्होंने 20वें दिन राहुल गांधी का और हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। तो तब उनका सब्र टूटा। लेकिन पुतला भी जलाया तब भी उन्होंने गाली गलौज नहीं की, माँ बहन की गाली नहीं दी। उन्होंने उन्होंने जो है भारत विरोधी नारे नहीं लगाए। तो ये जो झारखंड के स्टूडेंट्स ने किया, उसने दिखाया कि ये जो जंतर मंतर वाला था वो जेनजी नहीं है भारत का। वो रील वाली जेनजी है जो सिर्फ रील बनाना चाहती है। उसको सिर्फ रील बनाने से मतलब है, उसको व्यूज बटोरने हैं, उसको जो है इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं। लेकिन भारत की जो जेनजी, असल जेनजी है, जो जमीन से जुड़ी जेनजी है, वो झारखंड ने दिखा दी। तो ये भी चीज जो है एक हुई अच्छी। तो मैं कुल मिलाकर कहूंगा कि सरकार बैकफुट पर थी, बिल्कुल मैं मानता हूं।
लेकिन अब सरकार जिस तरह से कर रही है, मुझे लगता है वो सरकार उसको मेकअप करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष गलतियां करनी शुरू कर दी हैं और विपक्ष लगातार गलती कर रहा है और वो आपको दिख जाएगा थोड़े दिन में और। जी। ये सीजेपी वालों ने बहुत ज्यादा, अब आपने देखा होगा, एक बिल्कुल कलेक्टर गिरी आई हुई है। दिप्के आज स्कूलों में जाके देख रहा है जैसे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो वहां का, कि यहाँ क्या है वो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं सौरभ दास वगैरह कि वही अपने अंदर ही अब सर्वोच्च हो चुके हैं। अब इन्होंने एक नई तारीख दी है, इनका कहना है 10-11 सितंबर के आसपास, जो कि ब्रिक्स समिट से ठीक 2 दिन पहले है अशोक जी, और ब्रिक्स समिट यहाँ पे है, उससे पहले हम अब करेंगे। अब लोग कह रहे हैं एआई समिट में ये कांग्रेसी जो बब्बर शेर थे ये शर्ट उतार के चल दिए थे, आपको याद होगा। अब जनता से खूब जूते खाए थे तब ये लोग, तो अब कुछ ऐसा हम देखने जा रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी रांका था या कौन था, तो लोग ने कह दिया था इसको भगाओ यहाँ से, पार्क वार्क में था, लोगों ने कहा था यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ से भागो। इनका आप कैसे देख रहे हैं? कोई पॉलिटिकल मूवमेंट बन पाएगा? और क्या केजरीवाल को दोबारा एक नवजीवन आया है इसके कारण, जो वो आजकल जेन जी से उन्हीं की भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा है, मीम्स पे रिएक्शन दे रहा है? तो ये कैसे देख रहे हैं आप, किधर जा रही है ये पूरी राजनीति इनकी? देखिए, मुझे याद आता है, शायद एजाज खान नाम है, मैं नाम शायद वो कर रहा हूँ। एजाज खान नाम का एक व्यक्ति है, वो बिग बॉस या पता नहीं कौन कौन से उसमें शोज में आया। उसकी जो है, उसकी मेरे ख्याल से 5 या 7 मिलियन उसके फॉलोअर्स, हाँ मिलियंस फॉलोअर्स। लेकिन जब वो चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में, उसको 17 वोट मिले थे। परिवार ने नहीं दिए वोट, उसके परिवार ने वोट। मजेदार बात यह है 4 गाड़ियां एक साथ गई थी। हाँ, तो एग्जैक्टली ज्यादा लोग थे, यानी घर वालों ने उसका खाया, मस्ती करी और उसको वोट दिया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इस मुगालते में है कि रीलबाजी करके जो है वो चुनाव भारत का जीत सकता है, रीलबाजी करके मेरे फॉलोअर्स हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो नहीं सकती। देखिए, ये तो फिर से मैं कह रहा हूं, ये तो जो आपने अभी कहा, ये जो सीजेपी है, ये तो 10 दिन में एक्सपोज हो गई थी। लेकिन सरकार की तरफ से फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा रणनीतिक चूक हुई। जब इनके मंच पे कितने लोग आ रहे थे आपको मालूम है अच्छी तरह से। जब तक कि सोनम वांगचुक नहीं आए थे, सोनम वांगचुक की स्ट्राइक भूख हड़ताल को, जब तक 10-12 दिन उनकी थोड़ी क्रिटिकल, तब तक जो है इनके मंच पर जो है जनपद तो ऐसे वो सूना पड़ा रहता था। वहां सिर्फ लोग जाते थे, रील बनाते थे, वहां जाते थे, डांस करते थे, डांस करने जाते थे, तो उनकी कोई वो नहीं थी। अब उसके बाद जो है रणनीतिक जो चूक हुई उसका इनको फायदा मिला, वो ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से हीरो बन सकते हैं? नहीं नेता बन सकते हैं? नहीं बन सकते सोशल मीडिया से। तो ये इनकी चूक है, ये इनकी भूल है कि हम, हाँ उनके जो बयान आ रहे हैं वो इनका एरोगेंस दिखा रहे हैं। लेकिन एरोगेंस क्या होता है ना, एरोगेंस भी आपका हिंदुस्तान में दिख जाता है और उनका एरोगेंस दिख रहा है लोगों को। लोग, और कुछ लोग इनको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, विजय घेरा, पैम्फलेट जैसे जो हैंडल्स हैं, वो इनको जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, रोज इनको कह रहे हैं आ जाओ बहस कर लो, अपनी डिग्री दिखाओ, डिग्री अपनी नहीं दिखा रहे। ये बोस्टन में पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं पता। ये सौरभ दास का बंगले का किराया कौन दे रहा था, नहीं पता। तो ये सब चीजें क्या देश को पता नहीं चलती? देश को पता चलती हैं। लेकिन ये, इसमें एक चीज और समझिए, एक तो एल्गोरिदम की आपने बात की, एल्गोरिदम, अच्छा ये जो आपने कहा ना, इनका एरोगेंस है, ये होता क्या है? जब विदेशी पैसा पंप होता है ना, जब विदेशी पैसा पंप होता है, तो आपके अंदर जो है ये हो ही जाता है कि हम तो अब सब, आपकी जेबें भरी हों, ठीक है, पेट आपका खाली ना हो, जेबें भरी हों और पीछे जो है आपके कुछ बड़े लोग खड़े हो जाएं, तो ऐसा एरोगेंस हो जाता है। लेकिन ये एरोगेंस बहुत जल्दी इनका निपट जाएगा, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। और फिर से कह रहा हूं कि रील बाजी आप करके सोशल मीडिया पर जुटा के कुछ दिन आप चल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और जो आपने कहा ब्रिक्स का, अब आपने एआई सम्मेलन की बात करी, मैं उससे बड़ी बात आपको याद दिला दूं। अल्टीमेटली दिल्ली दंगे कहां से शुरू हुए थे और क्या उसकी टाइमिंग थी? दिल्ली दंगों की टाइमिंग थी जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, उस वक्त जो है भारत दिल्ली में दंगा करना है, उस वक्त दिल्ली को डिस्टर्ब करना है, ये प्लान था। अब भी ये जो कह रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के समय, तो प्लान वही है। अब ये दंगा करना चाहते हैं, भारत को बदनाम करना चाहते हैं,
क्योंकि अल्टीमेटली इनके पीछे जो ताकतें हैं वो उनकी पूरी एनर्जी इसी में लगी है कि भारत मजबूत ना हो, भारत को कमजोर किया जाए, भारत को डिस्टर्ब किया जाए, भारत चुनाव से ना चले, भारत जो है संसद से ना चले, भारत सड़कों से चले। तो पूरा डिजाइन वही है। तो इसलिए इन्होंने ब्रिक्स का टाइम चुना है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ये सब कुछ देख रही होगी और मुझे भरोसा है कि जो चीजें पब्लिक में सोशल मीडिया पर लोगों को समझ आ रही हैं, वो उससे ज्यादा सरकार के पास इंफॉर्मेशन होगी और सरकार जो है सही समय पर इनको एक्सपोज करेगी, मुझे लगता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ। अशोक जी, जितना आपने नक्सलियों को कवर किया, और मुझे तो याद आता है 2 टूक का इतिहास भी वहीं से शुरू होता है जब वो नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी मानसिकता, इनकी कैसे फंडिंग होती है, कौन सी ताकतें इनके पीछे होती है, ये आप एक्सपोज करते आ रहे हैं आज करीब करीब 1 दशक से। तब भी ये चीज हो गई, और एफसीआरए है इसका रीजन बहुत बड़ा, क्योंकि हमने पहली बार देखा कि पादरी बिल्कुल। भी लाइन में थे, पूरे बिशप्स मार्च कर रहे थे। तो लोग बहुत ये बात से विचलित हैं कि भाई एक तरफ हलाल पैसा, ठीक, चादरी हलाल पैसा, और एक तरफ पादरी। इसको कैसे निपटे देश फिर? मतलब इतना मजबूत सरकार होने के बाद भी, इतने राज्यों में एक राष्ट्रवादी सरकार होने के बाद भी ये चीज संभव है? अगर कोई विदेश में बैठा है वो तो कहेगा यार मैंने अभी तो बस कुछ तिलचट्टे छोड़े, इनका एक मंत्री से रिजाइन करा दिया, इनका एक सेशन खराब करा दिया, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो मैं अभी देखो और क्या करता हूँ। उनका हौसला बुलंद नहीं हो गया होगा इससे? क्या लगता बिल्कुल, है? देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, उनका हौसला बुलंद होगा। वो और ज्यादा इनकी फंडिंग कर रहे होंगे, और ज्यादा पैसा पंप कर रहे होंगे कि चलो तुम्हें पहली सफलता मिली, इनको उनका अवार्ड रिवॉर्ड इनको मिल रहा होगा, वो सारी चीजें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को देखिए थोड़ा अब सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्या क्योंकि करना चाहिए? ये क्या डिजाइन करना बहुत चाहिए खतरनाक। आपके हिसाब से? देखिए, एक दो चीजें जो जरूरी हैं जी, हम्म हम्म देखिए, आपके पहली हिसाब चीज मैं ये मानता हूं। देखिए, मैंने पर्सनली इस बात को फील किया। देखिए, क्या है ना कि हम लोग, आप लोग हैं, हम लोग हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि एक जो सच हम लोग एक्सपोज कर देते हैं, कोई झूठ है हमने एक्सपोज कर दिया, एक सच हम बोल रहे हैं, वो सच हम एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, उसके बाद हमको लगता है हम अपनी बात रिपीट ना करें और हम आराम से बैठ जाते हैं कि हमने तो इनको एक्सपोज कर दिया। लेकिन इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, क्या है, वो हमारे शांत होने के बाद उस झूठ को वो बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। और दिक्कत क्या है, जिन लोगों को 2016 का इतिहास नहीं, क्या हुआ था, क्या नारे लगे थे, उनको लगेगा, या जिनको शर्जील इमाम और उमर खालिद का इतिहास नहीं पता होगा, जब बार बार कुछ लोग कहेंगे कि यार इसको तो कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा, इसको देखो जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, इसका ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कुछ लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी है, अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो भ्रमित कर दो। इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, तो ये लोग भ्रमित करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि उमर खालिद कौन है, हमने बहुत बार बता दिया। उसके बाद हम लोग बैठ गए, हमने कहा चलो अब तो पता है सबको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रोज जो है नई जनरेशन जो है खड़ी हो रही है, रोज यंगस्टर आ रहे हैं, हमको उन यंगस्टर्स तक वो सच बताना पड़ेगा। मैंने पिछले दिनों एक रील बनाई, और मुझे इसलिए लगा वो जरूरी रील लगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये देश की लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हूं कि कश्मीर बदल गया, क्योंकि मैंने कश्मीर में देखा है, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको पता ही नहीं कि ये कश्मीर में तिरंगा लहराने का मतलब क्या है। उनको लगता है कि तिरंगा लहरा रहा है कश्मीर में, तो कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन इसी कश्मीर में अशोक श्रीवास्तव जब रिपोर्टिंग करने जाता था, तो उसने अपनी इन आंखों से तिरंगे का अपमान होते देखा है। अपनी इन आंखों से हमने लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहरते देखा है। तो ये दर्द हमने देखा है, आज की पीढ़ी नहीं जानती। हमको आज की पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान वो था जहां पर कश्मीर में भारत का गृह मंत्री कहता था मेरी फटती है कश्मीर जाने में, सुशील कुमार शिंदे। और आज जो है कश्मीर में आदमी जाता है, वहां पर तिरंगा लहराता है। ये बदलाव उमर खालिद क्या है, उमर खालिद ने क्या नारे लगाए, कहा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसका बाप सिमी जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ा होता, ये हमको बार बार बताना पड़ेगा, यंग जनरेशन को बताना पड़ेगा। और मेरा सरकार जंतर मंतर पे था, इसका बाप यस जंतर मंतर आया हुआ एग्जैक्टली था। जंतर मंतर आया था। तो मैं यही कह रहा हूं
कि ये लोग बार बार झूठ बोलते हैं और हम लोग सच 2 बार बोलकर शांत हो जाते हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ में सरकार को भी कहूंगा, सरकार को भी यंग जनरेशन से संवाद करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्टिस्ट है ना, ये यंग माइंड को पॉल्यूट करते हैं। और है, होता क्या है करण जी, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, जब हम भी इस उम्र में थे जेनजी में, तब जो है नारे लगाना, क्रांति कर देना, बगावत कर देना, ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये लोग जेनजी को, ये एक पुरानी कहावत है कि अगर आप जो है, अगर आप जवानी में जो है वामपंथी नहीं हुए, लेफ्टिस्ट नहीं हुए, तो आपकी जवानी बेकार है। फिर लेकिन उसके बाद है कि अगर आप मैच्योर होने के बाद भी वामपंथी हैं, तो आपका आपका मतलब मैच्योर होना बेकार है, फिर आप मैच्योर ही नहीं हुए, ये कहा जाता है। से मैं ये कहता हूं कि ये जवानी में थोड़ा सा जरूर होता है और ये लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा, जितने जितने यूथ संगठन हैं, जो राष्ट्रवादी यूथ संगठन है, मुझे लगता है उनको भी सक्रिय होने का टाइम आ गया। वो जो भी संगठन है, एबीवीपी हो, बाकी बाकी किसी उसके हों, राष्ट्रवादी संगठन हो, उनको भी सक्रियता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरा बहुत बड़ा है। जंतर मंतर का एक खतरा ये है कि जो बाहर बैठी ताकतें थी, उनको ये समझ में आ गया कि भारत की जो जेनजी है, जो रील वाली जेनजी है, उसको सड़क पर लाना, उससे गाली दिलवाना, उससे भारत विरोधी नारे लगवाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो सिर्फ वायरल होना चाहती है, उनका और कोई वो नहीं है। ऐसी बड़ी तादाद शहरों में पनप रही है, जिसको रील में वायरल होने के लिए कुछ भी चली जाते हैं। आजकल तो मैं देखता हूँ, मतलब लड़कियां कई बार स्क्रॉल करते हुए चीजें आ जाती हैं। लड़कियां जो है, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां सिर्फ रील वायरल करने के लिए क्या बेहूदगी कर जाती हैं। मतलब उनको उनको वो सारी लक्ष्मण रेखाएं लांग जाती हैं। तो ये जो वायरल होने का कीड़ा लगा हुआ है ना, ये बड़ा भयंकर है। और जो जो कमी हम समझ रहे हैं, वो बाहर बैठे लोग भी समझ रहे होंगे। और अभी जो ये एएसआई का मॉड्यूल अभी एक्सपोज हुआ है, अब इसमें भी क्या, इसमें इसमें जो खबर आ रही है वो ये कि आईएसआई ने अब नया मॉड्यूल अपनाया है। वो ये सोच रहा है कि भारत के ही लोगों को कुछ पैसे दे करके उनको अलग अलग जो है तरह से भारत के अंदर उनको उनको जो है असंतोष जो है खड़ा करके इस तरह की चीजें करी जा सकें कि वो भारत के सुरक्षा ठिकानों के आसपास वहां पर जो है कुछ धरना प्रदर्शन करें। कोई उनमें से ज्यादा जिसका दिमाग खराब है उसको पैसे देके बम फोड़वा दें। इस तरह की अब आईएसआई मॉडल, तो ये चीज आईएसआई भी समझ रही है कि भाई एक एक जनरेशन ऐसी है, और ये चीज वो भी समझ रही है। और इस जनरेशन को हमको केटर करना है बड़ा संभाल के। फिर से कहता हूं कि मैं, जैसे मुझे याद आता है, मैं जब 2017 में चुनाव था गुजरात का, मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया। जब 2017 के चुनाव में जब मैं रिपोर्टिंग करने गया, वहां जितने यंगस्टर से मैं मिल रहा था, वो सारे यंगस्टर कह रहे थे कि बहुत हो गया, हमने बीजेपी देख लिया, बदलाव चाहिए। सब कह रहे थे, सारे यंगस्टर कह रहे थे कि हमको बदलाव चाहिए। तो मुझे लगा कि बीजेपी, ये वो चुनाव था जहां बीजेपी 99 सीटों पर अटक गई थी और बड़ी मुश्किल से जीती थी। ये वो चुनाव था जब ये चीज मोदी जी को भी समझ आ गई थी और मोदी जी लास्ट के 3 दिन उन्होंने अहमदाबाद में डेरा डाल दिया था, तब जाके बीजेपी 99 सीट पे पहुंची। और जब मैं वहां से निकल रहा था, तब मैंने ये एक ट्वीट किया था कि बीजेपी 100 सीटों पे नहीं पहुंचेगी। तो खतरा यंगस्टर का था। वो खतरा क्यों था? वो खतरा इसलिए था क्योंकि उस यंगस्टर ने, जो आज 18, 20, 25 साल का था, उसने अहमदाबाद, गुजरात का वो दौर देखा ही नहीं, जब गुजरात के घरों में पानी नहीं आता था। उसने वो देखा ही नहीं कि अहमदाबाद के अंदर कालूपुरा, शेखुपुरा जैसे इलाके थे, जहां ये कहा जाता था कि शाम होने के बाद वहां पर कोई हिंदू लड़की जा नहीं सकती, जाएगी तो वापस आ नहीं सकती। तो वो सब चीजें उसने देखी ही नहीं। तो उसको तो सब कुछ बहुत बढ़िया मिला। अब जब सब कुछ बहुत बढ़िया मिला, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये दिल मांगे मोर। उसको लगता है कि अब चेंज करने के लिए चेंज कर लिया जाए, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा चेंज करने के लिए जिस चेंज की तरफ आप जा रहे हैं, वो चेंज जो है आपको, देश को गर्त में ले जा सकता है। क्योंकि आप सोचिए ना, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है करण जी, अगर समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया, फर्ज कीजिए, तो क्या होगा? क्या हमने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखी? मैं तो किडनैप हुआ था उत्तर प्रदेश में 2011 में, 6 घंटे में किडनैपर्स के साथ था। क्या मुझे नहीं पता कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में क्या सिचुएशन थी वो दौर? आज मैं सुरक्षित हूं अगर, तो क्या वो जेनजी को नहीं पता होनी चाहिए? उसको मालूम होना चाहिए। अगर आप बदलाव की सोच रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई बेहतर बदलाव है, विकल्प है? अगर है बेहतर विकल्प तो जरूर जाइए। अगर बेहतर विकल्प नहीं है,
तो भैया देश को, उत्तर प्रदेश को गड्ढे में डाल मत ले जाइए। ये चीज कन्वे करनी पड़ेगी, ये जनजी को समझाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त, मैं ये मानता हूँ। जेन जी को गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि अशोक श्रीवास्तव जी के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या चुनौतियां इन्होंने सहन करी है, फ्रॉम बीइंग किडनैप्ड टू पुलिस कमिंग टू द डोर स्टेप टू कितनी सर इस समय किधर पिछले विगत महीनों में कितनी आपको लव लेटर्स, कितनी एफआईआर, कितने लीगल नोटिस आए, थोड़ा जाते जाते हमें ये बता दीजिए प्लीज, क्या रहा है इधर का, कहाँ से आया? 27 FIR और 2 राज्यों की पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ चुकी है। तो मेरे ऑफिस में तो लोग कहते हैं, वो डॉन का डायलॉग कहते हैं, याद आता है कि 11 मुल्कों की पुलिस तुम्हारी, तो मुझे भी लगता है कि कई राज्यों की पुलिस मेरी तलाश में है। और अभी जो है लव लेटर जो है वो संदीप दीक्षित जी के लॉयर से आया था। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इमरान हाशमी का एक गाना है शायद ना, अब तो आदत सी हो गई है, तो मुझे भी वही लगता है। आपने सही गाना गा दिया, इनकी पिक्चर भी हिट हो रही है इधर, आवारापन 2, तो फ्लेवर ऑफ द सीजन है वो इस समय। यही बहुत चीज है। बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका जो अनुभव है वो हर बार उससे सीखने को मिलता है, और आपने जो जो अभी साझा किया पे डेफिनेटली सबको ध्यान देना चाहिए। वेरी वेरी वेल पुट, आई थिंक lesson for all of us, and all of us share this responsibility to tell this to those who are coming up, Gen Alpha also, everyone, they are tomorrow's voters. Thank you sir, बिल्कुल, thank मैं you so much. जी फिर से कह रहा हूँ, आप लोग भी जो है जो शो करते हैं उनमें जेन जी से संपर्क, उनसे कम्युनिकेट कीजिए। मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमको ऐसे मंच क्रिएट करने हैं जहां जेन जी, जेन अल्फा है, उनके साथ संवाद करें, क्योंकि ये संवाद नहीं करेंगे तो संवादहीनता हुई तो फिर बहुत खतरनाक होता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।